हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10th यूपी बोर्ड सिलेबस विज्ञान। आज मैं आप लोगों को विज्ञान का सिलेबस बताने का प्रयास करूंगी, जिसमें 70 नंबर की आपकी थ्योरी आती है और 30 नंबर का आपका प्रोजेक्ट बनता है। तो विज्ञान में आपको 3 जो आपके टॉपिक्स रहते हैं या पार्ट रहते हैं, वो तीनों पार्टों को मिलाकर एक पेपर आता है। जैसे पहला पार्ट आप लोगों का रहता है रसायन विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं, सभी जानते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका रहता है बायो, जिसको हम जीव विज्ञान कहते हैं। और थर्ड पॉइंट आपका रहता है ये फिजिक्स, जिसको हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। इस तरीके से तीनों जो टॉपिक आपके होते हैं उनको मिला के सब्जेक्ट जो बनता है उसको हम विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो 3 पोर्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे, तीनों का नंबर डिवाइडेशन अलग अलग है, लेकिन पेपर एक ही आता है। 70 नंबर में आपको तीनों टॉपिक्स पढ़ने हैं या तीनों पार्ट पढ़ने हैं विज्ञान के, और 30 नंबर में आपको प्रोजेक्ट फाइल बनानी है। किस तरीके से, आइए चर्चा करते हैं। पहला जो आपका टॉपिक रहता है विज्ञान में रासायनिक पदार्थ, पहला लेसन, और दूसरा प्रकृति एवं व्यवहार। ये दोनों लेसन आपके केमिस्ट्री के रहते हैं, जिसमें आपके 20 नंबर के प्रश्न आपको बोर्ड में मिलेंगे, और इसी में आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं 20 नंबर में ही। और जो आपका सेकंड पार्ट है उसमें जैव जगत, और जो 5th पार्ट आपका है प्राकृतिक संसाधन। इस तरीके से प्राकृतिक संसाधन ये और जैव जगत ये दोनों आपके वायु के पोर्शन हैं, जिसमें 20 नंबर में आपको जैव जगत पढ़ना है और 5 नंबर में आपको प्राकृतिक संसाधन पढ़ना है। तो इस तरीके से 25 नंबर का आपका बायो का पेपर रहता है या बायो के क्वेश्चन रहते हैं विज्ञान में। और तीसरा जो आपका यूनिट है प्राकृतिक घटनाएं, और चौथा विद्युत का प्रभाव, ये आपके फिजिक्स का पोर्शन रहता है, जिसमें आपको 12 नंबर में प्राकृतिक घटनाएं और विद्युत का प्रभाव 13 नंबर में पढ़ने होते हैं। इस तरीके से टोटल 25 नंबर के फिजिक्स के क्वेश्चन रहते हैं बोर्ड में, और 25 नंबर के आपके बायो के रहते हैं, और 20 नंबर के आपके केमिस्ट्री के रहते हैं। इस तरीके से जब आप टोटल करेंगे तो ये 70 नंबर का आपका एग्रीगेट रहता है, जो सब्जेक्ट से प्रश्न आते हैं आपके बोर्ड में। और 30 नंबर की आपकी प्रोजेक्ट फाइल रहती है, जिसमें 10-10 नंबर की तीनों जो टॉपिक आपके हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, 10-10 नंबर के वो आपको प्रोजेक्ट बनाने होते हैं। इस तरीके से 100 नंबर का टोटल आपका ये साइंस का पेपर होता है। तो विज्ञान में आपको तीनों पोर्शन पढ़ने होते हैं। जब आप तीनों पोर्शन तैयार करते हो तब आपके 70 नंबर के सिलेबस की तैयारी होती है राइटिंग करने में, और 30 नंबर के प्रोजेक्ट फाइल रहती है। तो मैं बायो का पोर्शन किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊँगी और आपको क्या क्या पढ़ना है बायो में 2024 और 25 में जो आपका बोर्ड का पेपर आएगा, उसके अनुसार मैं आगे आपको बताती हूँ। विज्ञान बायोलॉजी में आप लोगों को जो बायोलॉजी का पोर्शन है वो हिंदी प्लस संस्कृत, ये 3 जो सब्जेक्ट आपके हैं वो मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगी। तो हिंदी के कई सारे टॉपिक मैंने डाले हुए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। अब मैं आपको 2024 और 25 सेशन के जो नए विद्यार्थी हैं उनको जीव विज्ञान का कंप्लीट सिलेबस करवाने का प्रयास करूँगी, जैसे कि मैं इंटर में करवा रही हूँ। तो आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जीव विज्ञान में, और मैं किस तरीके से कौन सा लेसन लेके आपको पढ़ाने का, ठीक है, आरंभ करूँगी। इसमें हम देखते हैं, पहले सिलेबस पे हम चर्चा करते हैं। जीव विज्ञान इकाई दूसरी जो आपकी बायोलॉजी की लगी हुई है, जिसमें मैंने अभी आगे आपको फुल सिलेबस विज्ञान का बताया। अब विज्ञान में 3 पार्ट जो हैं, तो उसमें मैं जो सेकंड पार्ट है जीव विज्ञान उसको पढ़ाऊँगी, और केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो पोर्शन है, ठीक है, तो वो आपके कितने नंबर डिवाइडेशन में है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। जीव विज्ञान में आपका जो सेकंड इकाई है उसका नाम है जैव जगत। अब जैव जगत ये कितने नंबर का, 20 नंबर का आपका लगा हुआ है। अब 20 नंबर में आपको कितने लेसन पढ़नी है, देखिए, पहला जैव प्रक्रम पढ़ेंगे आप लोग, लाइफ प्रोसेस। दूसरा जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वयन। तीसरा प्रजनन, जंतुओं पौधों और जो एक कोष की जंतु उनमें आपको रिप्रोडक्शन पढ़ना है। चौथा लेसन आपका जो है आनुवंशिकता एवं जैव विकास, ये आपको पढ़ना है। जब आप 4 लेसन पढ़ेंगे तब आपकी 20 नंबर की तैयारी होगी। और जो आपकी लास्ट इकाई है, इकाई 5, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन आपका 5 नंबर का लगा हुआ है, जिसमें आपको एक लेसन पढ़ना है हमारा पर्यावरण।
तो इस तरीके से आपको ये 5 लेसन कंप्लीट करने हैं, तब आपके 25 नंबर की तैयारी कंप्लीट होगी। अब प्राकृतिक संसाधन में आपके जो लास्ट ईयर था उसमें 3 लेसन लगे हुए थे, लेकिन ये आपके इस साल केवल 1 लेसन लगा हुआ है और नए सेशन के अनुसार अगर कुछ चेंज होता है तो मैं यहाँ अपडेट करने का प्रयास करूँगी। अभी आपको सिर्फ 1 लेसन पढ़ना है, हमारा पर्यावरण। तो मैं जो पढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ, मैं आपको रिप्रोडक्शन से, इससे बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड में बनते हैं प्रत्येक साल, तो मैं रिप्रोडक्शन से पढ़ाने का प्रयास करूँगी। यहाँ से कुछ ना कुछ आपको बोर्ड में ज़रूर मिलता है। तो लेसन 3 से मैं पढ़ाऊँगी आप लोगों को रिप्रोडक्शन, जनन। इसमें सबसे पहले हम जनन होता क्या है इस पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आपका बोर्ड में नहीं आता है, लेकिन शुरुआत जनन होता क्या है इससे भी आप लोगों को परिचित होना चाहिए। कहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं उसको भी बताने का प्रयास करूँगी। जो सन में जैसे प्रश्न पूछे गए हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन सबसे पहले टॉपिक जनन है क्या, तो हम जनन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि जनन होता क्या है। आप देखिए, जनन को इंग्लिश में हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव अपने ही समान दूसरे जीवों को जन्म देता है, जनन कहलाती है। तो क्या मतलब हुआ? जनन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जीव क्या करता है, अपने ही समान दूसरे जीवों को जन्म देता है। तो यह प्रोसेस क्या कहलाती? जनन कहलाती। जैसे बिल्ली, तो बिल्ली का जो बच्चा होगा बिल्ली का जैसा हूबहू दिखेगा। मनुष्य होगा तो मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसा दिखेगा। तो जनन के अंतर्गत जीव अपने ही समान दूसरे जीवों को जन्म देता है। तो यह प्रक्रिया क्या, रिप्रोडक्शन के नाम से जानी जाती है। अब जनन की आवश्यकता क्या है, क्यों जनन करना चाहिए, आइए 2-3 पॉइंट इस पे भी हम चर्चा करते हैं। जनन द्वारा जीव अपने समान लक्षण वाले जीव उत्पन्न कर सकते हैं। अगर जनन की प्रक्रिया होती है तो जीव क्या करता है, अपने समान लक्षणों वाले जीव को उत्पन्न वो कर सकता है। जीवों के अनुवंशिक लक्षणों की संतानों में वंशागत होते हैं, इसी कारण संतानें जनकों के समान होती हैं। जैसे जो लक्षण माता पिता में होंगे वही लक्षण संतानों में भी ट्रांसफर होंगे। जैसे कुत्ते का बच्चा कुत्ते जैसा दिखता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली जैसा दिखता है, गाय का बच्चा गाय जैसा दिखता है, मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसा दिखता है। इसी कारण संतानें कैसे, जनकों के समान हूबहू दिखती हैं। तीसरा, जनन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता तथा उपयोगिता किसी जाति विशेष की निरंतरता बनाए रखने के लिए है। जनन क्यों होना आवश्यक है, क्योंकि अगर जनन की क्रिया होगी तो जो कंटिन्यूटी है, मनुष्य की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, जानवरों की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो कैसी कंटिन्यूटी मतलब बराबर बनी हुई रहती है, ना ही घटने का काम करती है ना ही बढ़ने का काम करती है। अगर जनन की क्रिया समाप्त कर दी जाए तो जो निरंतरता है जीवों की वो खत्म हो जाएगी, इसलिए जनन करना आवश्यक है। अब जंतुओं में लैंगिक जनन हम सबसे पहले पढ़ें, क्योंकि हमें जनन जंतुओं में, पेड़ों में और जो आपके एकल कोषीय जंतु हैं अमीबा, पैरामीशियम, इग्लूना, उनमें पढ़ना है। आइए देखते हैं जंतुओं में लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, युग्मकों के निर्माण के आधार पर जंतुओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। जो भी युग्मक बनते हैं उनमें आपस में डिफरेंस होता है, तो उनके आधार पर हम जंतुओं को अलग अलग वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे आगे देखिए, जिन जंतुओं के शरीर में दोनों प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है उनको हम द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट, इसी का दूसरा नाम क्या है, हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं। उदाहरण केंचुआ और जौ। क्या मतलब हुआ, केंचुआ और जौक में एक ही शरीर में नर और मादा दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो निश्चित बात है जो आपके युग्मक निर्माण होगा, युग्मक शुक्राणु अंडाणु, युग्मकों का क्या नाम है, शुक्राणु पुरुषों में या मेल में और अंडाणु जो होगा वो किसमें, फीमेल में प्रेजेंट रहता है। तो जब द्विलिंगी जंतु जैसे केंचुआ है तो नर तथा मादा एक ही जंतु में प्रेजेंट होते हैं, तो निश्चित बात है दोनों प्रकार के युग्मक एक ही जंतु में बनेंगे। तो इसके उदाहरण क्या है, केंचुआ और जौ। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कई जंतु ऐसे भी हैं जो द्विलिंगी हैं, जिसमें नर तथा मादा दोनों प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहेंगे, द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल। सेकेंड, जिन जंतुओं में नर तथा मादा युग्मक अलग अलग शरीरों में बनते हैं उन्हें हम एक लिंगी जंतु कहते हैं। जैसे मनुष्य में देखिए आप, नर अलग तरीके का दिखता है और मादा अलग तरीके की दिखती है। नर में जो युग्मक होंगे उसको हम स्पर्म कहेंगे और जो फीमेल होगी उसमें जो युग्मक होगा उसको हम क्या, ओवम कहेंगे, ओवा कहेंगे। ठीक है, तो नर और मादा को हम अलग अलग पहचान भी सकते हैं और ऐसे जंतुओं को हम एक लिंगी के नाम से जानते हैं। तो ये प्रश्न आपका जो आपके पेपर्स होते हैं उसमें भी ये पूछा जा सकता है, एक लिंगी और दो लिंगी जंतुओं का
उदाहरण बताइए कौन कौन से। मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आप कह सकते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी जंतु क्या है। तो एक लिंगी आई होप आपको समझ में आया होगा, नर तथा मादा जंतु अलग अलग होते हैं या उनके युग्मक अलग अलग होते हैं या अलग अलग शरीरों में बनते हैं, तो उनको हम एक लिंगी जंतु के नाम से जानते हैं। और द्विलिंगी जंतु के उदाहरण अगर हम देखें तो कैंचू और जौ के, और द्विलिंगी जंतु में नर तथा मादा, ठीक है, एक ही जंतु में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनको हम द्विलिंगी जंतु के नाम से जानते हैं। तो ये परिभाषा आपको याद रखनी है। एक लिंगी जंतु का उदाहरण आपका मनुष्य। अब नोट में देखिए मैंने कुछ लिखा हुआ है, जब जंतुओं को नर एवं मादा लिंग के रूप में उनके दैहिक लक्षणों के आधार पर पहचाना जाता है। दैहिक लक्षण कहते हैं शरीर को। आप बॉडी स्ट्रक्चर देख के ही ये नर है ये मादा है इजीली आप पहचान लेते हो मनुष्यों में। तो जीव के इस गुण को जीवों में लैंगिक द्विरूपता, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। लैंगिक द्विरूपता मतलब सेक्सुअली, द्विरूप मतलब दो रूप, नर अलग और मादा अलग। तो अलग अलग रूपों में हमें नर तथा मादा दिखाई देते हैं, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, लैंगिक द्विरूपता। ये इंपॉर्टेंट है, लैंगिक द्विरूपता क्या है और लैंगिक द्विरूपता के आधार पर नर तथा मादा के लक्षणों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आप लोगों का पूछा गया है। तो लैंगिक द्विरूपता क्या है, अलग अलग दो रूपों में नर तथा मादा का दिखाई देना। आप इसका उदाहरण क्या है, मानव। तो मानव आप अलग अलग समझ सकते हो, नर को अलग समझ सकते हो, मादा को अलग समझ, दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पे। आगे देखिए, नर युग्मक आकार में अपेक्षाकृत छोटा, चल या गतिशील होता है। चल मतलब मोटा, चलने वाला, गति करने वाला, जबकि मादा युग्मक आकार में बड़ा तथा अचल होता है। अब इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है मैं थोड़ा सा रफली आप लोगों को बता देती हूँ। जो आपका मादा का युग्मक रहेगा वो इस तरीके से आपका अंडाणु रहता है गोल, और ये चलने में सक्षम नहीं होता है। और जो आपका शुक्राणु होता है वो आपका मोटाइल होता है बड़ी संख्या में। ये जो आपका होता है वो छोटा जरूर होता है आकार में, लेकिन ये आपका मोटाइल होता है, ये चल सकता है। तो इस तरीके जो संरचना आपकी दिखाई देती है ये आपका शुक्राणु है, ठीक है, ये मेल में प्रेजेंट होगा और एक ऐसा होगा मोटाइल, चल, ये चल सकता है। देखिए इसमें ये पूंछ लगी हुई है, इसकी वजह से ये चल सकता है। बट इसमें आप देख रहे हो इसमें कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, गोल है। तो ये किस में पाया जाएगा, ये मादा में रहता है, फीमेल का युग्मक है ये। इसको हम किसके नाम से जानेंगे, ओवम के नाम से। ओवम मतलब अंडाणु, ठीक है। तो ये चल नहीं सकता है, ये अपेक्षाकृत छोटे होते हैं और ये अपेक्षाकृत इससे बड़ा होता है। आइए देखते हैं, जबकि मादा युग्मक आकार में बड़ा तथा अचल होता है। अचल मतलब नॉन मोटाइल, ये चल नहीं सकती है, बट ये चल सकता है। नर युग्मक को शुक्राणु, इसको हम क्या कहेंगे, जो नर में युग्मक बनता है उसको हम क्या कहते हैं, शुक्राणु, या इंग्लिश में इसी को हम कहते हैं स्पर्म, ठीक है। तथा मादा युग्मक को अंडाणु, जैसा कि मैंने ये बताया गोल, कहते हैं। इन युग्मकों का निर्माण युग्मक जनन के द्वारा होता है। जब युग्मक जनन की क्रिया बॉडी में होती है तब इन युग्मकों का निर्माण आपका नर और मादा में होता है। अब ये तो मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया, क्योंकि जो लेसन में पढ़ाने वाली हूँ उसमें आपको जनन और जनन करना क्यों आवश्यक है, एक लिंगी द्विलिंगी जंतु क्या है, और दोनों जंतुओं के जो युग्मक होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, इस पर मैंने आपकी बेसिक चर्चा की हुई। पेपर में आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता है। अगर मैं बेसिक चर्चा नहीं करती तो आपको नहीं समझ में आता किस तरीके से किसको क्या बोला जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ से आपके फ्रेम होते हैं, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आपका 6 नंबर का पूछा जाता है। आइए प्रश्न देखते हैं, गौण लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं। 6 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन है ये। लड़के लड़कियों में कितने वर्ष की आयु में इनका विकास होता है। यूपी बोर्ड 11 और 9 में ये प्रश्न आपका 6 नंबर में पूछा जा चुका है। तो गौण लैंगिक लक्षण क्या होते हैं और लड़के लड़कियों में कितने वर्ष की आयु में इनका विकास होता है, वो आपको टाइम पीरियड लिखना है। और विकास के समय कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, और इसके अंदर और सारी चीज़ें भी होंगी जिस पे हम चर्चा करेंगे। लैंगिक द्विरूपता क्या है इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। किन बेसिक लक्षणों के आधार पर हम लड़कों लड़कियों में डिफरेंस कर सकते हैं वो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगी। तो ये इस वाले लॉन्ग क्वेश्चन से आपको नोट्स बनाने हैं और आपको लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है यहाँ से। अब इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन आपका बोर्ड में आया हुआ है इसका वीडियो मैं अगला लेकर आऊँगी, उपक्रम से मैं आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करूँगी। जो बच्चे 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं वो मेरे साथ साथ अगर नोट्स बनाते जाएंगे तो उन्हें बायोलॉजी के पोर्शन में 1% भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं पूरा पढ़ाने का प्रयास करूंगी। और जितने भी मल्टीपल चॉइस के आपके OMR सीट पर भरने के लिए क्वेश्चन आते हैं उनको भी मैं इसके साथ ही कराऊंगी। टॉपिक क्लियर करने के जस्ट बाद मैं उससे आने वाले कितने प्रश्न आपके 4-4 नंबर के, 2-2 नंबर के, 1-1 नंबर के, वो मल्टीपल चॉइस के बनते हैं वो उसी वीडियो में मैं लाने का प्रयास करूँगी।
इस तरीके से अगर क्रम से आप नोट्स बनाते जाएंगे और जो क्वेश्चन अभी तक बोर्ड में पूछे गए हैं उनको मैं तुरंत करवाती जाऊंगी, तो आप लोगों को बहुत आसान लगेगी बायोलॉजी के क्वेश्चन करना।